Hello guys, good morning and welcome back on the our session of accounts of companies, right? लास्ट टाइम गाइज हमने बात की थी सेक्शन 128 के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसी सेशन को और सेक्शन 129 की बात करते हैं। जब से आप लोग गाइज कॉमर्स में आए हो तब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड आपने कितनी बार सुना होगा, राइट? इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। ओके, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली हम जो समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि इसमें क्या आता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स फिनिश्ड, राइट। लेकिन कंपनीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, राइट। डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस तो पता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइज जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, राइट, जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हैं उनके केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। उसके अलावा गाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन केस ऑफ कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी ऐड किया गया है, ठीक है। पता होगा शायद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है दैट डील्स विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये जो है ये एक नया कंसेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू, राइट। जैसे कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे उसी तरह अब हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने में आते हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का कॉन्सेप्ट जो है हमें समझाया जाता है। उसके अलावा एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स अनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमारे जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 डिफरेंट आइटम्स को कवर किया गया है, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। However, the financial statement with respect to one person company, small company and dormant company may not include the cash flow statement। क्योंकि गाइज मैंने आपसे कहा ना कि AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो AS3 के थ्रू बनाया जाता है और उसमें हर एक कंपनी के लिए उसे कंपलसरी नहीं रखा गया है, राइट। तो जो छोटी कंपनीज होती है, जैसे कि 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो या डॉर्मेंट कंपनी हो, जो सिर्फ रजिस्टर्ड है बहुत टाइम से उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, ऐसी कंपनी जो डॉर्मेंट कंपनी होती है माइट भी उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, एज पर AS3। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंड शैल बी इन फॉर्म एज पर शेड्यूल 3। अभी शेड्यूल 3 क्या है गाइज, ये एक फॉर्मेट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो सके। डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब कंपेयर करना होगा तो अगर वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम बेसिस पर बने होंगे तब कंपैरिजन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, उसे समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए सबको, सारी कंपनीज को एज़ पर शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कहा गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शेड्यूल 3 में 2 डिविजन्स है। डिवीजन 1 डील्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, ठीक है गाइस। सो डिवीजन 1 शेड्यूल 3 में डिवीजन 1 जो है वहाँ पे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है जिन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2006। एंड उसके अलावा डिवीजन 2 जो है वो है ऐसी कंपनीज जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। तो डिवीजन 2 में का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आ जाएगा, डिवीजन 1 में नहीं आएगा, राइट। उसके अलावा हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू के बेसिस पर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में समझाया था। ट्रू एंड फेयर व्यू, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम तब ये कह सकते हैं दैट इट इज़ शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ओनली व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल लीगल provisions, okay। So as per
129(1), the financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company. It shall comply with the accounting standards notified under section 133 and shall be in form or forms as may be provided for different class or classes of companies in schedule 3, right? Now कुछ कंपनीज के लिए नॉन अप्लीकेबिलिटी भी है इस सेक्शन की, ठीक है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे कंपनीज के लिए गाइस स्पेसिफिक स्टैट्यूट होता है. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए सेपरेट इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में ही दिया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाने चाहिए, राइट. तो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसी तरह बैंकिंग कंपनी होती है, ठीक है, उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है. देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई वाली कंपनीज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, ठीक है. मतलब सिंपल कहना ये है कि जिन कंपनीज के लिए सेपरेट स्टैट्यूट ऑलरेडी गिवन है उन कंपनीज के केस में आपको शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उस स्टैट्यूट के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, राइट. ओके, नाउ लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129(2). At every annual general meeting of a company, the board of directors of the company shall lay before such meeting financial statements for the financial year. यहाँ पे कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर उसे एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे, राइट. अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आ रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन 129(3). अब सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ. देखो गाइस, आपने होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट सुना है. फॉर एग्जांपल एक पेरेंट कंपनी होती है और वो कंपनी किसी और कंपनी में अगर 51% या उससे ज़्यादा के शेयर्स होल्ड करती है या उस दूसरी कंपनी में मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, राइट, या फिर उस कंपनी में किसी एक कंपनी का वोटिंग पावर 51 या उससे ज़्यादा है, 51% या उससे ज़्यादा है, तो इन दैट केस वो कंपनी में होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप हो जाता है. और जब गाइज ऐसा होता है तो होल्डिंग कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को कंसोलिडेट करना पड़ता है. मतलब दोनों कंपनीज के मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, राइट. तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, वो तो है ही, उसके अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रहेंगे, ओके. तो उस कंसोलिडेशन के लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजंस सेक्शन 129(3) प्रोवाइड करता है, राइट. लेट अस फाइंड आउट. फर्स्ट, वेयर अ कंपनी हैज़ वन और मोर सब्सिडरीज इट शैल इन एडिशन टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो गाइस देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसके अलावा आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको सिंपल लैंग्वेज में CFS कहा जाता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बात करेंगे CFS ऑफ द कंपनी एंड ऑफ ऑल द सब्सिडरीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड. ओके, उसी फॉर्म में, उसी मैनर में उसे बनाया जाता है और एनुअल जनरल मीटिंग में प्लेस किया जाता है, राइट. नाउ the company shall also attach along with the financial statement a separate statement containing the salient features of financial statement of its subsidiary or subsidiaries in form AOC 1. अब गाइस देखो, ऐसा हो सकता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसने कभी कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए हो या फिर उसके लिए कोई डिफरेंट लॉज अप्लीकेबल हो. तो इन दैट केस कुछ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हो सकते हैं जो कंसोलिडेशन के वक्त, क्योंकि जो रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे प्रॉपरली समझ में आए, इसके लिए उसे बताना ज़रूरी है. कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो कि सब्सिडरी कंपनी फॉलो करती है, तो वो सारी चीज़ें एक सेपरेट फॉर्म AOC 1 में लिखकर प्रेजेंट की जाती है, राइट, एज पर द कंपनीज रूल्स 2014. नाउ, मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स.
The consolidation of financial statements of the company shall be made in accordance with the provisions of Schedule 3 and the applicable accounting standards. अब इसके लिए भी गाइस सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. AS23 डील करता है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए, राइट, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप के केस में. ना इन केस वेयर द कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर CFS, अगर कोई कंपनी ऐसा है जिसमें होल्डिंग कंपनी रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी उसे CFS बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ऐसे केस में आइए देखते हैं. हाउएवर दैट इन केस ऑफ अ कंपनी कवर्ड अंडर 129(3) विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो कंपनी को एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CFS बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज पर सेक्शन 129(3) उसे CFS बनाना ज़रूरी है, तो उसको भले ही अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो CFS ना बनाए, पर यहाँ पे कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करने के लिए उसे CFS बनाना ही पड़ेगा, राइट. ओके, नाउ कुछ केस में गाइस एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जहाँ पे अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हो तो भी चलेगा. आइए देखते हैं एग्जेम्पशंस में. सबसे फर्स्ट है, इट इज़ अ होली ओन सब्सिडरी एंड इज़ अ पार्शियली ओन सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी एंड all its other members including those not otherwise entitled to vote having been intimated in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company do not object to the company not presenting consolidated financial statement. तो गाइस अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है, मतलब जो दूसरी होल्डिंग की जो सब्सिडरी कंपनी है उसका 100% स्टेक जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, वही होल्ड करती है, ठीक है, या फिर कोई पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी हो, राइट, ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज एंटाइटल्ड टू वोट. तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप उस सब्सिडरी कंपनी के सारे मेंबर्स को रिटर्न फॉर्म में ये नोटिस दे देते हो कि हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उन लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो तो इन दैट केस आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट. हाँ, लेकिन वो होली ओन होनी चाहिए या फिर पार्शियली ओन. यहाँ पे पार्शियली ओन का मतलब है गाइज अबाउ 90%, राइट. अभी होली ओन में जब बोलूँगा तो आप समझोगे 100%, ठीक है, होली ओन मतलब 100% होल्डिंग, लेकिन कुछ केसेस में अभी 91% है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 91% इज़ एज गुड एज होली ओन ना, क्योंकि सामने दूसरे जो अदर होल्डर्स है शेयर्स के वो तो सिर्फ 9% है. हाँ, तो इन्होंने कहा है कि ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, उन बाकी के लोगों को भी नोटिस देंगे और उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ठीक है इसका आप कंसोलिडेशन ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप कंसोलिडेशन नहीं भी करोगे तो चलेगा, राइट. सेकेंड, इट इज़ अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज़ आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग. आपकी सब्सिडरी जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी नहीं है या फिर वो लिस्टिंग की प्रोसेस में नहीं है. लिस्टिंग की प्रोसेस में होना मतलब ऐसी कंपनी जिसने स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देकर रखा हो कि हमें आप लिस्ट कीजिए, ठीक है, तो ऐसी कंपनी अगर वो नहीं है तो इन दैट केस आप कंसोलिडेट नहीं करोगे तो भी चलेगा. थर्ड, इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स CFS विद द रजिस्ट्रार विच आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. या फिर गाइज उस सब्सिडरी कंपनी कि कोई इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है जो कि ऑलरेडी CFS फाइल करती है. मतलब सिंपल केस में जिस सब्सिडरी कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और कंपनी के CFS में ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसे डबल से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसोलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. यस. नेक्स्ट, provided also that nothing in these rules shall apply in respect of consolidation of financial statement by a company having subsidiary or subsidiaries incorporated outside India only
for the financial year commencing on or after 1/4/2014। तो गाइस यहाँ पे ये कहा गया है कि इन्होंने इस प्रोविज़न को फॉरेन कंपनीज को अप्लाई करने से मना किया है। ठीक है, तो जो भी फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया 1 अप्रैल 2014, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 के बाद कमेंस हुई हो, राइट, उनके केस में कंसोलिडेशन कंपलसरी रहेगा, उसे कंसोलिडेट करना ही होगा। नाउ द प्रोविजंस एप्लीकेबल to the preparation, adoption and audit of the financial statement of a holding company shall mutatis mutandis also apply to the consolidated financial statement। अब ये गाइस जो वर्ड मैंने पढ़ा ना अभी, उसका मतलब होता है इन द सिमिलर मैनर, राइट। द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी शैल इन अ सिमिलर मैनर also apply to the consolidated financial statement, right। नेक्स्ट, तो समझ गए ना आप, जो प्रोविजंस आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, मतलब सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको जो प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं, वो सारे प्रोविजंस आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अप्लाई हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, without prejudice to the section 129(1), where the financial statement of a company do not comply with accounting standards, the company shall disclose in its financial statement the deviation from the accounting standard, the reason and the financial effect। ठीक है, if any arising out of such deviation। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर किसी केस में कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करती है, राइट, सेक्शन 129(1) को कंप्लाई किया लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया, तो आपको स्पेसिफिकली नोट्स टू अकाउंट में बताना होगा कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्यों कंप्लाई नहीं किया है, राइट। उसके अलावा आपको उसका फाइनेंशियल इफ़ेक्ट भी बताना होगा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया, उस वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से अमाउंट्स में कितना कितना डिफरेंस आया है, राइट। अब देखो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि कोई फाइनेंशियल इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आया हो तो आपको शो करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा ये कहते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन और एन एप्लीकेशन बाय क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज by notification exempt any class or classes of companies from complying with any of the requirements। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि अगर आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, कुछ कंपनीज को, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को एग्जेम्पशन दे सकते हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से, राइट। नाउ अब देखिए कॉन्ट्रावेंशन की बात करते हैं। ठीक है, किसी कंपनी को सेक्शन 129 फॉलो करना चाहिए था, उसे एप्लीकेबल था, पर फिर भी वो फॉलो नहीं करते हैं, वो कंसोलिडेशन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। इफ़ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, तो देखिए द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, द CFO। अब आप बोलोगे सर अब ये सब लोग कौन है, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर, ऐसा नाम हम बहुत बार सुनते हैं, पर उनका काम क्या होता है, उनकी पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें गाइस हम आने वाले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD, ठीक है, दूसरा होता है होल टाइम डायरेक्टर, WTD हम कहते हैं उसे, WTD इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, ठीक है, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या CFA या CPA जो लोग होते हैं वो होते हैं, और एनी अदर पर्सन चार्ज्ड बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो कौन लोग जिम्मेदार रहेंगे, जिम्मेदार वो लोग रहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, उसके अलावा CFO या फिर कोई और पर्सन जिसको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, उसे स्पेसिफिकली मीटिंग करके उसे पावर दिया गया था, उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और CFS बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे केस में एनी अदर पर्सन, ठीक है, और अगर वो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, राइट, तो इन दैट केस
उन्हें पनिशमेंट क्या होगी गाइस? उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज़। मतलब 1 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 50,000 रुपीज़ का फ़ाइन हो सकता है। अब फ़ाइन कम से कम 50,000 है, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि सर अगर ऐसे कोई भी ऑफिसर्स नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स, ठीक है, सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए हमने डायरेक्टर्स को चुना होता है। ओके, तो डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉ को कंप्लाई करें, राइट। तो डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं फिर से। MD WTD इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO या एनी अदर पर्सन। अब अगर वो लोग हैं, ये चारों है तो बेंचर्ड ऑफिसर्स, और अगर ये लोग नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर्स। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 ईयर और फाइन हो सकता है 50,000 से 5 लाख रुपीज़, या फिर ये दोनों भी हो सकता है, राइट गाइस। ना कुछ एग्जांपल्स है आगे कुछ। तो यहाँ पे गाइस हमारा सेक्शन 129 फिनिश होता है। सेक्शन 130 मैं देखता हूँ, अगर इम्पोर्टेंट रहा तो नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ, अदरवाइज कोई अच्छा सा सेक्शन आपके लिए लेकर आता हूँ, राइट गाइस। तो आई होप यू एन्जॉयड। अगर पसंद आया तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। वैसे भी कोरोना के टाइम में बाकी सब तो बंद ही है, तो मैंने सोचा टाइम पास करने से अच्छा है थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया जाए, राइट। आई होप यू एन्जॉयड। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।